नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। कल हमने आपको सबसे पहले बताया था कि महबूबा मुफ्ती ने कैसे 370 हटाने को लेकर कश्मीर के लोगों को भड़काने की कोशिश की थी और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात भी की थी। जी न्यूज की इसी खबर से जुड़ी हमारी कवरेज लगातार जारी है। आज फारूक अब्दुल्ला के घर गुपकार में उन सभी दलों की बैठक हुई जो 370 हटाने का विरोध कर रहे हैं, जिन्हें कश्मीर का अमन चैन पसंद नहीं आ रहा। और वहीं कश्मीर को फिर से 370 के पहले वाले आतंक की राह पर कैसे धकेला जाए, इस एजेंडे पर बात हुई। अब जल्दी से आपको गुपकार बैठक पर 5 बड़े अपडेट्स दे देते हैं। नंबर 1, श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुपकार कमेटी की बैठक हुई है। गुपकार डिक्लेरेशन के बारे में बात हुई। अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर गुपकार कमेटी की बैठक हुई। तीसरी, कांग्रेस को छोड़कर बाकी 5 पार्टियां इस बैठक में शामिल हुई। गुपकार कमेटी की बैठक के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ है गुपकार कमेटी। 4 तारीख यानी कि एक दिन जब 370 हटा था उससे एक दिन पहले इसकी बैठक हुई थी, 4 तारीख 2019 को। ऐसे में ताल ठोक के हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर कि कश्मीर का अमन चैन अब्दुल्ला और मुफ्ती से क्या बर्दाश्त नहीं किया जाता। और बड़े सवाल ये कि 370 की दुहाई क्या दुकान बचाने की लड़ाई। दूसरा, हो गए बेरोजगार इसलिए अब गुपकार। तीसरा, सरकारी लूट पर ग्रहण तो गुपकार का रण। चौथा, देश की खाएंगे, देश के खिलाफ ही भड़काएंगे। और 5वां, हो गए बेरोजगार इसलिए दुश्मन दुश्मन यार यार। हमारे साथ जो तमाम मेहमान मौजूद हैं उनसे हम आपका तारुफ करा दें। इस वक्त हमारे साथ रविंद्र रैना है, बीजेपी के जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट। हमारे साथ MS बिट्टा हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट। बहुत बहुत स्वागत है बिट्टा साहब आपका। हमारे साथ मोहित भान हैं, PDP के प्रवक्ता, और हमारे साथ माजिद हैदरी हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट। सबसे पहले रविंद्र रैना, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। सर, कोई पछतावा हो रहा है कि अमन के नाम पे इनको वापस छोड़ दिया? इन्होंने तो वही करना था ना सर। और इस बार तो 14 महीने के एजेंडे के साथ आए हैं। कल को घाटी में खुदा नखास्ता कुछ हो जाता है तो सिर्फ इनको नहीं, फिर मैं आपको भी ब्लेम करूंगा सर, क्योंकि आपके सरपरस्ती में, आपके रहते, आपकी नाक के नीचे आज ये बैठक हो गई। 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था, उस वक्त प्रिवेंटिव कस्टडी में, डिटेंशन में इन तमाम लोगों को लिया गया था और लगभग एक साल ये जेल की सलाखों के पीछे रहे। और उसके बाद इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार यहाँ के प्रशासन ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस कंसर्न्स को देखते हुए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, उसको लेकर उन्होंने इनकी प्रिवेंटिव कस्टडी से इनको रिलीज किया है और यह हमारे लिए मैंडेटरी होता है। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि ये यहाँ जो भी अनाप शनाप बोलते रहेंगे और इनको बर्दाश्त किया जाएगा। इनको स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है कि जम्मू कश्मीर को अगर लहूलुहान करने की कोई कोशिश की गई, जम्मू कश्मीर के अमन को बिगाड़ने की कोशिश की गई, तो फिर से जेल की सलाखें आपका इंतजार करेंगी और आपको एक सेकंड के लिए बख्शा नहीं जाएगा। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। राष्ट्रद्रोहियों को किसी कीमत पर भी बख्शा नहीं जाएगा। जो देश के साथ षड्यंत्र करेगा, जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा, भले ही वो अब्दुल्ला परिवार हो या मुफ्ती परिवार हो। मोहित भान, कुछ तो देश का कर्ज होता है ना। सरकारी आवास में रह के, देश से सुरक्षा लेके, उस पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं जो आपकी सुरक्षा कर रही हैं, उन्हीं के साथ बैठ के और उसी देश का खा करके देश के खिलाफ ही साजिश, वहां पर ही बैठ करके इस तरह की बातें करना कि वो लोग जो 370 से पहले हमले होते थे, जवान या फिर पैरामिलिट्री जो शहीद होते थे, उनका साथ देने की बात करना, 370 को दोबारा बहाल करने की बात करना, सर ये क्या है? मैं बताता हूं आपको क्या है। पहली बात तो मैं रैना जी को बड़ी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी जो तानाशाही थी, जिस कानून को उन्होंने अपनी घर की जागीर समझ के रखा था, उन्होंने ये माना कि हमारे को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लताड़ा गया है और हमारे को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई और हम फेल हो गए उनके सामने अपनी बात रखने के लिए। इसलिए महबूबा जी को और बाकी अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको छोड़ा गया। मैं तारीफ करता हूं रैना जी की कि उन्होंने ये सच बोला कि उन्होंने कानून का मिसयूज किया, जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार खाने के बाद आज एडमिनिस्ट्रेशन को उनको रिहा करना पड़ा। हो गई पहली बात। दूसरी बात आप कर रहे हैं 370 की, और ये देश के विरोध में है, देश के खिलाफ है, ये अलगाववाद है। जब ये बीजेपी सरकार नागालैंड के अंदर नागा अकॉर्ड के ऊपर बात करती है, वहां नागा मिलिटेंट्स के साथ खाना खाती है, चाय के प्याले पीती है, तब तो आपको ये अलगाववाद और देश विद्रोह नजर नहीं आता है। जब उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने की बात करती है तब आपको अलगाववाद नजर नहीं आता है।
जब उनको अलग सेपरेट फ्लैग देने की बात करती है तब आपको ये अलगाववाद नजर नहीं आता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक इंटरनेशनल लाइमलाइट में इन्होंने ये मसला लाके रखा है और यहाँ पे मुसलमानों को गाली दे ये गलत बात है। जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल नहीं है, जम्मू कश्मीर भारत देश का हिस्सा है। अपनी इसको करेक्ट करिए, जम्मू कश्मीर भारत देश का हिस्सा है, अटूट हिस्सा है। अगर मोहित भान एक सेकंड, रैना साहब एक सेकंड, रैना साहब मैं वापस आपके पास आता हूँ। रैना जी मैं आपके साथ वापस आता हूँ। मोहित भान एक चीज क्लियर कर लीजिए, मोहित एक चीज क्लियर कर लीजिए। एक सेकंड मोहित एक सेकंड, मैं चिल्ला नहीं सकता मोहित, ना मैं चिल्लाता हूँ ना मैं चिल्ला सकता हूं। एक चीज क्लियर कर दीजिए, एक मेरा छोटा सा काउंटर है रविंदर जी, उसके बाद आपके पास आऊंगा। मुझे एक बात बता दीजिए, एक तो नंबर एक चीज हम सीधे तौर पर साफ स्पष्ट हमेशा से कहते आए हैं और यही भारत का स्टैंड है, यूएन में भी स्टैंड है और हर जगह स्टैंड है। और शायद इस कारण से ये लोग तिल मिलाए थे 370 हटने से। भारत का कश्मीर अभिन्न अंग है, था और रहेगा, और ये कोई इंटरनेशनल नहीं, भारत का अंदरूनी, भारत का ही मसला है अगर किसी तरीके का कोई डिसेंट पहले था। नंबर एक। नंबर दो, अगर ये 370 के खिलाफ जो लोग हैं, यानी 370 हटाने के खिलाफ होने वाले दलों का ही ये गुप्तार डिक्लेरेशन गठबंधन है, तो सर 370 हटाने का विरोध तो टर्की ने भी किया था, पाकिस्तान ने भी किया था, सलाउद्दीन ने भी किया था, हाफिज सईद ने भी किया था। तो मानूं कि ये सब भी आएंगे सर अगली बैठक में, ये शामिल होंगे इस फ्रंट में। चाइना ने भी किया था। बिल्कुल, मे भी हो सकता है अगर आप उनको न्योता भेज दें, आपके तो बड़ी अच्छी मैं क्यों भेजूं सर? आप कह रहे हैं 370 के खिलाफ जो है उनका ग्रुप सर उसी को सपोर्ट तो टर्की कर रहा था, ईरान कर रहा था, सलाउद्दीन कर रहा था, हाफिज सईद कर रहा था। भाई अगली बैठक पीओके में हो सकती है ना सर? दोस्ती मुझे जरूर लग रही है सर, अगली बैठक पीओके में हो सकती है ना? जवाब चाहिए था, आप जवाब सुनिए साहब। आपने सवाल पूछा, आपने पहला सवाल पूछा कि आप इसका क्या 370 के विरोध करने वालों में तो चीन भी था, पाकिस्तान भी था। चीन का साथ तो अब्दुल्ला साहब ने कह दिया कि चीन का साथ देंगे। आपने बोला कि ये जम्मू कश्मीर जो एक मसला है, ये भारत का अंदरूनी मसला है, ये भारत के प्रधानमंत्री भी मानते हैं। देखिए हमारे पास वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। हम बोलते हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर में बदलिए, ठीक है। उसके लिए आपको पाकिस्तान से बातचीत करनी है, कश्मीर से बातचीत करनी है, जम्मू से बातचीत करनी है, लद्दाख से बातचीत करनी है। ये हमारा बायलैटरल मसला है, ये शिमला एग्रीमेंट में है, ये बायलैटरल मसला है। इंटरनेशनल कन्वर्ट कीजिए, आप लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर में ये मसला खत्म हो जाएगा। ये मसला सिर्फ इतना है कि एलओसी है नहीं और आईबी है, ये इस मसले की सबसे बड़ी पहचान है। आप इस मसले को हल कीजिए। हम यही बोलते हैं कि कश्मीर मसला सिर्फ एलओसी का मसला है। आप इस एलओसी के मसले को खत्म कीजिए, इस एलओसी को आईबी में कन्वर्ट कीजिए। इसके लिए आपको जिससे भी बातचीत करनी है, कश्मीरियों से बात करनी है कीजिए, जम्मू से बात करनी है कीजिए, पाकिस्तान से बात करनी है कीजिए, वो बात कीजिए और कहानी खत्म हो जाती है। हाफिज सईद आएंगे अगली बैठक, आप न्योता दे दीजिए, वो सचिन जी आप न्योता दे दीजिए, वो आ जाएंगे। आपके पास मोबाइल नंबर होगा उनका, आप उनको फोन कर लीजिए तो वो आ जाएंगे। अगली बैठक में आएंगे सलाउद्दीन हाफिज सईद, न्योता तो आपने दिया ना। अच्छा एक सेकंड मैं आपको रोकूं, एक बड़ी खबर आ रही, कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने इस वक्त बैठक की है। ये एक बड़ी खबर है, कोरोना वैक्सीन और सीरो टेस्टिंग पर जानकारी ली है। कोरोना वैक्सीन और सीरो टेस्टिंग पर जानकारी ली है। पीएम ने कोरोना टेस्टिंग को और बढ़ाए जाने की भी बात की है। टेस्ट लगातार बढ़ रहे हैं, आंकड़े कुछ कम हो रहे हैं। पीएम ने कोरोना को लेकर के एक बड़ी बैठक की है। ठीक है, वापस डिबेट पर लौटते हैं। ठीक है मोहित भान, एक बार फिर से अगली बैठक में सलाउद्दीन हाफिज सईद आएंगे ना सर? इन्होंने भी विरोध किया था, इन्होंने भी कहा था कि 370। आप न्योता दे दीजिएगा ना साहब, आप चले जाइए। जैसे प्रधानमंत्री बिना किसी न्योते के वहां लाहौर बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं, आप भी सलाउद्दीन। तो एमएस बिट्टा मैंने न्योता दिया था, फारूक अब्दुल्ला को मैंने न्योता दिया था, उमर अब्दुल्ला को मैंने न्योता दिया था, महबूबा मुफ्ती को मैंने न्योता दिया था। और मुझे एक बात बताइए भाई, 370 हटाने के खिलाफ नहीं। मोहित भान अब आप सुनिए, जो 370 के खिलाफ है वो आके इस मंच पर आ जाए और गुप्ता डिक्लेरेशन का हिस्सा बन जाए। बिट्टा साहब तो मैं क्यों ना मानूं, ये हर उस ताकत को बिठाना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी अपनी दुकान, खानदानी दुकान बंद हो गई है। कश्मीर को सुख चैन से चलते हुए देखना नहीं चाहते हैं। अब मोहित भान सुन लीजिए, 370 के खिलाफ वाले इकट्ठे हो रहे थे ना, सबसे ज्यादा दुख हुआ था हाफिज सईद को, सलाउद्दीन को, जैश मोहम्मद को, जमातुद्दावा को। सुनिए बिट्टा साहब, मैं उतनी देर तक नहीं बोलूंगा, पहले आवाज बंद करो इनकी, हम बोले उनकी आवाज में। मोहित भान आप सुनिए, दूसरी बात रखिए। सलाउद्दीन की ऐसी की तैसी, ये तो भारत के नाम के, आज के भारत की तरफ देखते इसकी रूह भी कांपती होगी। जितने भी आतंकवादी है, दाऊद का नाम सुना कभी आपने? सुना?
रोज आप चैनलों में लगाते थे दाऊद की न्यूज, कभी सुना? कामते हैं रात को, कब हमला होगा, कब ये मारेंगे, ये आज का हिंदुस्तान है। दूसरी बात सुनिए, ये जनाब पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का फैसला 370 धारा का, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, कहां गई पत्थरबाजी? कहां जवानों की शहादतें होती थी? कहां कश्मीर के रोज नौजवानों को मारा जाता था इनके भड़काऊ भाषणों के ऊपर? आज पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं ठोक ठोक के मारते हैं, कश्मीर के नौजवान को नहीं। कश्मीर का नौजवान हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा पिता समान है। यह कानून आम कश्मीरी की रक्षा के लिए, आम कश्मीरी की डेवलपमेंट के लिए यह कानून बेस्ट है। और ये दुकानदारी, अब दुकानदारी बंद हो गई, दुकानदारी चलेगी कैसे? दुकानदारी तो तभी चलेगी ना, भड़काऊ भाषण देंगे। पंजाब में क्या हुआ? खालिस्तान के भड़काऊ भाषण दिए, 15,000 नौजवान मारे गए, 36,000 बेगुनाह लोग मारे गए। और आज पंजाब के अंदर अमन शांति है कि पंजाब के अंदर हमने खालिस्तान बनने दिया? मेरा सवाल है आपसे, क्या खालिस्तान बनने दिया? कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। जो तोड़ने की कोशिश करेगा गंदी हनेरी की तरह, पंजाब की तरह लाशों से गुजर के चले जाएगा। हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तान एक रहेगा। बिट्टा साहब, इनका इलाज क्या है फिर? इनका इलाज क्या है? जो खड़ा होकर के, सर वो जवान भी सोचता होगा ना बिट्टा साहब, वो जवान भी सोचता होगा। जिस दिन चैनलों पे दिखाना हम लोगों को भी बंद कर दोगे आप, जिस दिन नेताओं को हमको भी बंद कर दोगे, यही इलाज है। इनको क्या कहना, हमने 7 महीने अंदर रह के कहते हैं हमने कुर्बानी दी। मैं 7 महीने से अंदर हूं, मैं बम्बों से नहीं डरा, मैं गोलियों से नहीं डरा, मैं मौत से नहीं डरा, मैं कोरोना से डर के घर बैठा हूं। पर मैं ठीक हूं। ये 7 महीने की कुर्बानी किस बात की? सवाल सबसे बड़ा ये है, ये कानून जो हुआ है इसके ऊपर जो चर्चा है, जिस दिन हिंदुस्तान का दुनिया का मीडिया दिखाना बंद कर देगा, ये दुकानदारी जनाब समाप्त हो जाएगी। ये दुकानदारी तो अभी चैनलों ने शुरू की है ना, दिखाना बंद कर दो। अगर देशद्रोही बातें करते क्यों दिखाते हो? बंद करो, जवानों की बातें दिखाओ। आम कश्मीरी नागरिक, आम कश्मीरी को भी तो पता लगे ना बिट्टा साहब, जो व्यापार कर रहा है, आम कश्मीरी को भी पता लगे ना कि दरअसल ये है कि वो जिसे कहते हैं ना जलबिन, जो मछली तड़पती है, ये वो तड़प है कि कश्मीर हाथ से निकल गया। पूरा साल में, 1.25 साल में पूरा कश्मीर बदल गया, नैरेटिव बदल गया, कोई स्कूल नहीं चल रहा, कोई पत्थर नहीं उठा रहा, लेकिन इनकी राजनीति नहीं बदली। इनको वैसा ही कश्मीर चाहिए, एक खानदानी बपौती की तरह कि 70 साल तक जिन्होंने कश्मीर पर राज किया और अब तड़प रहे हैं, बिना सत्ता के तड़प रहे हैं। और माजिद हैदरी, आपको तो नजर आ रहा होगा ना, ये वापस उसी दौर में ले जाना चाहते हैं जहां इनके बच्चे, ये खुद तो आधा महीना, आधा साल जो है छुट्टियां बाहर बिताया करते थे। अब तो मैं वो क्या लाइफस्टाइल बताऊं और क्या किया करते थे रूबिया शहीद, और मैं क्या बताऊं बाकी चीजों का, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना सर, ये आपको उसी दौर में पहुंचाना चाहते हैं, ये उसी दौर में पहुंचाना चाहते हैं जिस दौर में बच्चों के स्कूल जलाया करते थे। माजिद हैदरी, सबसे पहले तो मैं एक चीज की निंदा करता हूं कि आपने मुझे सिर्फ एक अकेले इंसान को कश्मीरी एक्टिविस्ट कहा। आपने रविंदर रैना जी को जम्मू का एक्टिविस्ट नहीं कहा, आपने बिट्टा साहब को पंजाबी एक्टिविस्ट नहीं कहा। आपके ज़हन में शायद कोई शक है कश्मीर के मुतालिक कि कश्मीर, शायद आपकी बात से पता चलता है कि शायद कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कि आपने मुझे कश्मीरी कुछ और लिखूंगा, बताइए। अब मैं आपके सवाल का जवाब दूं। देखिए, कश्मीर जो है, ये जो गुपकार डिक्लेरेशन है, गुपकार डिक्लेरेशन नहीं है, गुपकार ओबिचुअरी है, अर्थात ये गुपकार का अंतिम अरदास है। अब आर्टिकल 370 की हत्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। ये कश्मीर के सियासतदान अब उसकी चिता पर रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन फिर एक बात बनती है, पिछले 1 वर्ष से जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल वैक्यूम है, वो कैसे भरा जाए? अगर आप सब लीडर्स को अभी भी बंद रखेंगे, जेलों में रखेंगे, घरों में रखेंगे, तो कश्मीर में लोकतंत्र की बात जम्मू कश्मीर में कौन करेगा? वो पहली बात है। और दूसरी बात जो है, जो आप हम पे गुस्सा दिखा रहे हैं, देखिए लीडरों को पकड़ा भी बीजेपी ने था, छोड़ा भी बीजेपी ने। कोई अदालत कहीं बीच में नहीं, ना इनको अदालत के कहने पर पकड़ा गया था, ना इनको अदालत के कहने पर छोड़ा गया है। जो कुछ यहाँ पर हो रहा है कश्मीर में, वो बीजेपी के कहने पर हो रहा है। लेकिन बीजेपी की पॉलिसी से लग रहा है आज के दिन में कि बीजेपी टोटली कश्मीर पे कंफ्यूज है। जैसे बीजेपी कंफ्यूज थी सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड पे, वैसे ही बीजेपी कंफ्यूज है कश्मीर पे। जैसे बीजेपी कंफ्यूज है महाअघाड़ी से कैसे लड़े, वैसे ही बीजेपी कंफ्यूज है कश्मीर पे। वो आज की इस गुपकार अंतिम अरदास से पता चलता है।
एक तरफ वो लीडर लोगों को धोखा दे रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी भी कंफ्यूज है भाई कश्मीर में लोकतंत्र वापस लाना कैसे, अमन कैसे लानी, और शांति कैसे लानी। पिछले 1 साल से और ज्यादा हत्याएं हो रही हैं। ये अभी बोल रहे थे मनिंदर सिंह बिट्टा जी कश्मीर में कोई मर नहीं रहा। अरे अजय पंटा कहाँ मरा, वो जो वसीम बारी जो था बीजेपी का लीडर वो कहाँ मरा। हर दिन कश्मीर का कोई ना कोई बच्चा अगर उसने बंदूक उठाई वो भी मारा जा रहा है। तो ये क्या सिस्टम चल रहा है। बीजेपी का एक प्लॉट था कि आर्टिकल 370 हटाना है, कोई हिंदुत्व एजेंडा था मुसलमानों के खिलाफ। ये कौन सा भलाई के लिए इकट्ठा हो रहे हैं? कोई प्लॉट नहीं। तो माजिद हैदरी ये कौन सा भलाई के लिए इकट्ठा हो रहे हैं? ये तो इसीलिए इकट्ठा हो रहे हैं ताकि दोबारा से पिस्तौल पकड़ाएं, दोबारा से पत्थर पकड़ाएं। अगर आप जिस बात कर रहे हैं कि अब्दुल बारी जो बीजेपी का तो कार्यकर्ता था वो कैसे मारा गया, वो मारा किसने ये भी आपको पता था, वो किस अंजाम तक पहुंचा ये भी आपको पता है। और रही बात 1 साल के डाटा की, वो भी मेरे पास इस वक्त है क्योंकि डिबेट लंबी हो जाएगी, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। रविंदर रैना जो सवाल इन्होंने उठाए वो आप बोल दीजिए, फिर उसके बाद मोहित बान। पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत देश का अभिन्न अंग है और लद्दाख का वो क्षेत्र और जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र जो चीन और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है वो भी जम्मू कश्मीर का और भारत का हिस्सा है। चीन और पाकिस्तान ने हमारे कुछ भाग में गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है, जिसमें मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, गिलगित, बल्टिस्तान और अक्साई चीन का एरिया है। ये सारे के सारे क्षेत्र भारत के हैं। भारतीय जनता पार्टी का मिशन, एजेंडा और पॉलिसी क्लियर है। हमारी देश के पार्लियामेंट ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया था कि पाकिस्तान को चीन के गैर कानूनी कब्जे वाले रैना साहब अगर एजेंडा, पॉलिसी और थॉट क्लियर है, रैना साहब एक बात बताइए, अगर एजेंडा, पॉलिसी और थॉट क्लियर है, रविंदर रैना अगर एजेंडा, पॉलिसी और थॉट क्लियर है, अगर एजेंडा, पॉलिसी और थॉट क्लियर है सर, आपकी नाक के नीचे किस तरीके से बैठक हो जाती है? एक सांसद सर, एक सांसद जो है, जो संसद के प्रति जिसको कृतज्ञ होना चाहिए, एक कृतज्ञ होना चाहिए कि 60 साल तक उसने चुना और वहां पर कश्मीर में राज करता रहा और उससे माफी मांगनी चाहिए अपने लोगों से। वो वहां खड़े होकर के फिर भड़का रहा है, लोगों को इकट्ठा खड़ा कर रहा है। तो मुझे एक बात बताइए ना, आपकी नाक के नीचे सब हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई इसकी सजा होती है कि नहीं होती है? कोई कार्रवाई तो होती होगी सर। तभी तो मैं कह रहा हूं कल को 370 का विरोध तो सलाउद्दीन ने किया था, कल तो वो भी आ जाएगा। कर दिया गया सचिन जी, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया गया, पूरे जम्मू संभाग में जश्न हुए, पूरे लद्दाख रीजन में जश्न हुए। कश्मीर घाटी में एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ, किसी ने एक पत्थर तक कश्मीर घाटी में नहीं चलाया। लोग आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। अमन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की जिंदगी लोग जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में जी रहे हैं जब से धारा 370 को समाप्त किया, क्योंकि इस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों का कत्ल किया। वो चाहे गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हो, वो चाहे शेड्यूल कास्ट दलित समाज के लोग हो, महिलाएं हो, यहाँ वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज के लोग हो, राष्ट्रवादी लोग हो, हर व्यक्ति को प्रताड़ित किया धारा 370 ने। अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान को जन्म दिया। इसलिए जब हमने इस धारा को उखाड़ के फेंका तो जम्मू कश्मीर के अंदर जश्न हुआ, और जब जम्मू कश्मीर के अंदर जश्न हुआ, इन अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने देखा कि इनकी जमीन खिसक गई है, इसलिए ये गुप्तार के अंदर गए। मोहित बान, ये दर्द है कि राजनीतिक जमीन खिसक गई, एजेंडे को लाएंगे, राजनीतिक जमीन खिसक गई। मोहित बान, ये दर्द है, नहीं होने देंगे। मोहित बान, 1.5 साल में इतना कुछ बदल गया, राजनीतिक जमीन खिसक गई। इस कारण से दर्द बेसिकली ये है क्योंकि जनता ने कर दिया बेरोजगार, इसलिए हाहाकार। मोहित बान, आप हमारी चिंता ही मत करो, हम अपने दर्द की दवा जानते हैं। आप रैना जी ने जो बात की उसका जवाब ले लीजिए। बोलिए बोलिए मोहित बान, बोलिए बोलिए मोहित बोलिए। रैना जी से बात की, रैना जी पहुंच गए चीन, बात की जापान की, पहुंच गए चीन। रैना जी से बात की कश्मीर की, पहुंच गए पीओके। अरे भाई साहब, 4 महीने से चीन हमारी जमीन खाकर बैठा हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं हो रही रैना जी? आप बॉर्डर पे जाके गलतफहमी में हो, आप किसी गलतफहमी में हो। चीन को घुटनों के बल लाया है हमारी मोदी गले मिला करके कंधे पे बिठाने को बैठे हैं सर, वो गले मिला करके कंधे पे बिठाने को बैठे हैं। जिनसे आप मिलने गए थे चचा जान से सर, जिन चचा जान से मिलने गए थे वो गले मिल करके कंधे पे बिठाने को बैठे हैं, और आप कह रहे हैं चीन पे स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए ना सर, मैडम को कह देते कि जिन चचा जान से मिलने जा रही हैं वो तो दोस्त बना करके कंधे पर बिठाने को बैठे, आप कह रहे हैं चीन पे स्ट्राइक कर दीजिए। सर पहले अपने गुपकार समझौते में तो एका कर लेते, जाकर उनको खदेड़े ना बाहर। अरे गुरुजी, वो खदेड़े, वो कंधे पे बैठने को बैठे, आप कह रहे हैं खदेड़े। बेटा बोलिए बेटा साहब, नहीं सुधरना बेटा साहब, इन्होंने नहीं सुधरना।
जितनी मर्जी देशभक्ति कर लीजिए, कश्मीर चेंज कर लीजिए, जितनी अमन जी नहीं सुधरना सर। सुधरेंगे क्योंकि अब हमने चीन की बात कर दी कि भाई चीन हमारे देश के अंदर कब्जा करके बैठा है, तो आप लोगों को मिर्ची लग गई। अरे आप लोगों को बात लग गई कि बयान पड़ा है फारूक अब्दुल्ला का। फारूक अब्दुल्ला किससे मदद मांग रहे थे जानते हैं? मोहितबान जानते हैं ना फारूक अब्दुल्ला किससे मदद मांग रहे थे? मोहितबान फारूक अब्दुल्ला किससे मदद मांग रहे थे? छोड़िए, मैं फारूक अब्दुल्ला किससे मदद मांग रहे थे? छोड़िए क्या, बताइए ना। फारूक आपको चीन का कत्ल करना है, आपको चीन पर स्ट्राइक करनी, फारूक अब्दुल्ला किससे मदद मांग रहे थे? भाई लद्दाख को खाली कराएं। और गुरुजी आप किससे मदद मांग रहे थे? चीन पे स्ट्राइक के बड़े पैरवी कर रहे हैं आप, किससे मदद मांग रहे थे बताइए ना। अब बंद हो जाता है मुंह आपका। वो चाय के प्याले पीने पहुंच जाते हैं चीनियों के साथ, बोलती क्यों बंद हो जाती है जब उनसे युद्ध करने की अब्दुल्ला बात आती है? मुझे एक बात बताइए ना, एमएस बिट्टा साहब परसों अब्दुल्ला साहब गले मिल करके हाथ मिलाने के लिए तैयार बैठे थे कि ऐसा है कि चीन हटाएगा 370, फिर तो कल सलाउद्दीन भी ले आएंगे सर, फिर तो हाफिज सईद भी ले आएंगे, फिर तो पाकिस्तान भी ले आएंगे। तो कोई है सर इसका अंत? सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे? हैदरी साहब बहुत हंस रहे थे, पता नहीं क्या बात पे हंस रहे थे, बड़ा मुझे अच्छा लगा इनकी हंसी पे। जहां तक चाइना की बात है, देखो रैना जी अपने पार्टी पॉलिटिक्स सरकार की बात कर सकते हैं, जो मेरी जिंदगी का अनुभव है मैं बता सकता हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, बीजेपी के नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खड़े हो गए उस बॉर्डर पे जहां एक तरफ दूसरी तरफ गोलियां तैयार खड़ी हैं। जवान बाद में, पहले हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री खड़ा हो गया और कह दिया एक साली गोली चलेगी 100 चलाएंगे। जिस तरीके से ये बात कर रहे चाइना पे ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो फिर ये भी कह दो कि पीओ को भी ऐसा कर दो, कहे कि पीओ को भी ऐसा कर दो। और याद रखना पीओ की हम लेंगे, ये विश्वास से कहता हूं पीओ के लेंगे। जहां तक चाइना की बात है, आज पूरी दुनिया मानने को तैयार है कि हिंदुस्तान की फौज ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने चाइना के छक्के छुड़ा दिए। एक तरफ कोरोना का काल पूरी दुनिया के अंदर जगह जगह पे मौतें हो रही, एक तरफ सीमाओं की सुरक्षा, एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से गोलियां उसका जवाब दिया जा रहा है, एक तरफ नेपाल, एक तरफ चाइना। ये आज एक शक्ति है जवाब देने के लिए उन दुश्मनों को जो दुश्मन हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। जहां तक फारूक अब्दुल्ला साहब की बात है, अरे चाइना के अंदर हमारे मुसलमान भाई बहने बच्चे क्या अत्याचार चाइना के ऊपर होते हैं, क्या उनके लिए आवाज कभी उठाई गई? हमने बात कर दी, चाइना आके सुलह कर दे, कभी पाकिस्तान कर दे, जो रोज हमारे जवानों को शहीद करता था। आज चाइना की बात होगी कि चाइना दखलंदाजी करे। हिंदुस्तान में कोई मुल्क दखलंदाजी अब नहीं कर सकता, कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। और ये भी मैं बता दूं, पीओ के हम जल्दी लेके रहेंगे और चाइना के छक्के हम छुड़ा चुके। उनके बताली जवान, उनके मारे हमने बताली जवान। उस सरदार ने, उन हरतेज सिंह ने क्या कहा, चिड़ियों से मैं बाज रहा हूं, फिर गोविंद नाम कहलाऊं, अब बड़े सोने हल करके ठोक के आए। ये हमारे जवानों ने बताली, अब बताली उनके मारे सैनिक। तकलीफ हम लोगों को होती है, ये फक्र नहीं करते कि हमारे जवानों ने साहब रविंद्र रैना, के माजिद हैदरी और मोहितबान आपको डिफेंड करना होता, आपकी पार्टी भी क्या, इसलिए मेरे पास वक्त इतना ही है, मैं ये आप लोगों यानी दर्शकों पर ही छोड़े जा रहा हूं। आप इसे कैसे देखते हैं, आप इसे कैसे समझते हैं? एक चुना हुआ सांसद और जिस पार्लियामेंट ने बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से 370 को हटाया, कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लेकर के आया, वहां के सांसद इकट्ठे होकर के और उसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो कि सरकार से मिली हुई है, देश के खिलाफ साजिश रचने की तैयारी कर रहे हैं। और ना केवल रच रहे हैं, जिसने 70 साल तक कश्मीर को लूटा। आप खुद अंदाजा लगाइए ये किसकी भलाई में है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.